Oh, Raviraj, come here. हेलो Okay. हेलो चेक हेलो हेलो अरे रे रे, खुश हेलो आजा. Most welcome. And please sit on this. Take the chair. Take the mic. Sir, I am comfortable this time. Can I be seated? Aja. May I be? Yes. Thank you, sir. Good evening, everyone. I think, are you all comfortable with Hindi or just English? Okay, thank you. So, what's your expectation from my side? I would like to know this. No expectation. हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है. मीन्स इन ट्रेनिंग स्पीकर्स आते हैं, फैकल्टीज आते हैं, तो वे थिंक कि फिर से एक और. सो जेन्यून बातें हैं और जो आप करते हो बदले में आपको वही मिलता है. सो मैं ट्रेनिंग में करता हूँ तो बदले में यहाँ मुझे मिल रहा है. बाय द वे यू नो माय नेम इज़ रविराज. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 182 लास्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024. हिस्ट्री हैज़ बिन माई ऑप्शनल and I got 298, but this is not my marks. In fact, this is the marks obtained by sir because I wrote everything what sir taught. मैंने कोई शब्दों में हेर फेर भी नहीं किया. सर की पूरे लाइनें मैंने नोट उसमें कर दी. सो अगेन थैंक्स टू सर एंड सर को इसका पूरा क्रेडिट जाता है. आई फील दैट आप लोग का ऑप्शनल भी हिस्ट्री होगा. तो नॉर्मली हिस्ट्री के बारे जो दो चार बातें मैं बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है. आई फील कि आप लोग को भी ये लगता होगा पहले सर से मिलने से पहले. ये मिथ बर्स्ट हो चुका होगा बिकॉज सर बता चुके होंगे कि बड़ा सिलेबस है, बट एट द सेम टाइम कुछ नया हमें इसमें ऐड ऑन नहीं करना पड़ता है. सो अनफॉर्चुनेटली अगर एक साल एक अटैम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप जब दो तो कुछ नया ऐड ऑन नहीं करना पड़ता है. वेयर एज इन अदर सब्जेक्ट्स यू नीड टू कीप एडिंग ऑन, और वो अपने आप में उसको बहुत बड़ा बना देता है. Secondly, what sir always says that it's the mother of all the subjects. You must keep this thing in your mind. और हमेशा जब भी पढ़ना है तो ये सोच करके कि this is the mother of all the subjects. Because when you read geography, you will find some element of history. For example, if you read history, तो विदाउट हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी दोनों में से किसी को नहीं पढ़ा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के बाद के सारे सिविलाइजेशन नदियों के किनारे विकसित हुए हैं. वाई? देयर इज ज्योग्राफी एंड वी आर रीडिंग हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज वेल एंड ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद हिस्ट्री एज वेल. टुडे इफ यू रीड आउट द इफ यू आर स्टडिंग द वेस्ट एशियन क्राइसिस, इसके रीजन्स अगेन सर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो तीन बातें हुई हैं, तीन घटनाएं हुई, चाहे वो बालफोर घोषणा पत्र हो या फिर साइक्स पिकॉट समझौता हो, वो इसका रिजल्ट इसका रीजन है. बाकी सब तो बात की बातें हैं. तो अगेन यू विल इफ यू वांट टू रीड द इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर इवन सोशल इश्यूज, हम लोग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्ट्री का क्या रोल है. तो एक रोल ये भी है कि प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं संबंध अतीत से होता है. इसलिए अतीत को जाने बिना हम अपने भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते हैं. सो हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. थर्डली, जो इट्स नॉट एप्लीकेबल टू हिस्ट्री ओनली, इट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. यू नीड टू हैव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. It means you need to connect one topic to another. You need to link one subject to another. You need to link one chapter to another. So, अगर आप ये लिंकेज तोड़ करके पढ़ते हो तो बिलीव मी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आउटपुट वैसा मिलेगा नहीं. सो कीप interdisciplinary approach in your mind, in your habit. So these are some things that I can share. Now, if you have any question, you can ask. No questions?
लुक, सबसे पहले जो शुरू करने में समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, उसका रीज़न ये नहीं है कि आप ये कठिन काम है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपने अभी शुरू नहीं किया है। तो मैं आमतौर पे ये सजेस्ट करता हूँ, और मैं भी ये फॉलो करता था, कि मुझे आंसर लिखना है, वो सही हो गलत हो, उसकी उसका स्ट्रक्चर सही हो गलत हो मतलब नहीं है। आई विल स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट, एंड इफ यू कीप राइटिंग फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, एटलीस्ट वन क्वेश्चन एवरी डे, एंड यू चेक योर सेल्फ, आप खुद से उसको चेक करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे से चेक कर पाओगे शुरू में। एटलीस्ट आप इतने समझदार हो कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप दूसरे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी जब पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू नो कि मेरे से गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, पहले आप लिखना शुरू तो करो, क्योंकि आप दूसरे से चेक कर पाओगे तो वो आपको 3 कमियां बताएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अगले दिन वो भी नहीं लिखोगे। सो बेटर टू कीप राइटिंग, आप उसको लिखते रहो और खुद से चेक करते रहो, फिर जो कमियां होगी वो आप धीरे धीरे सुधार लोगे। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम उसको शुरू ही नहीं करते हैं और सोचते ये आंसर राइटिंग तो हो ही जाएगा। दो कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधाराएं चलती हैं। पहली कि ये तो हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब कर गए हम भी कर लेंगे। और दूसरी कि हो ही नहीं रहा है, एक तरफ तो लग रहा है हो जाएगा, दूसरा तरफ हो ही नहीं रहा है। तो दोनों का सबसे अच्छा संतुलित मार्ग ये है कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग। कल का काम छोड़ दो, आज से शुरू कर दो, और बेहतर ये होगा कि आप लिखना शुरू करो। 1 महीने में आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा चेंज आपके अंदर आया है। और ग्रामर बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे हो ही जाती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते होंगे, तो इन सब से हो जाता है। बस फोकस होकर के थोड़ा समर्पित होकर पढ़ना है। दैट इज़ द ओनली वे, दैट इज़ द ओनली मंत्रा। सो प्लीज़। न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 to 3 आवर, तो हाउ कैन। कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो? हिंदू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, बट येस आई हैव हर्ड कितना टाइम बहुत लोगों को लगता है। बट मैंने ये भी सुना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको एट मैक्स 1 से 1.25 घंटा लगता है। नाउ यू कैन, आई जस्ट टेल यू कैसे किया जा सकता है। मैं हिंदी माध्यम का हूँ, तो मैंने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग दैनिक जागरण पढ़ा है, मैंने हिंदू नहीं पढ़ा है। और आप लोग एडिटोरियल एनालिसिस भी देखते होंगे शायद, मैंने वो सब भी नहीं किया है, फिर भी मेरा हो गया। सो हम लोग को लगता है यार दैनिक जागरण से कैसे कुछ हो सकता है, उसमें तो ऐड भी आता है तो नवरत्न तेल का आता है। हिंदू में तो ऐड भी कुछ भारी भरकम अंग्रेजी के शब्दों का आता है। अच्छा, हिंदू मैं नहीं पढ़ सकता था, देयर आर 2 रीजंस। एक तो मेरी इंग्लिश ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है इतनी भी ठीक नहीं कि मैं हिंदू को समझ सकूं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू को पढ़ोगे तो इंग्लिश ठीक हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता वो किस दुनिया से आए हैं, बिकॉज हिंदू पढ़ने और समझने के लिए जरूरी है कि आपकी इंग्लिश ठीक हो। तो दूसरा कि मेरा भाषा हिंदी था, तो मुझे लगा कि मैं जिस भाषा को पढ़ूं, जिस भाषा में लिखूंगा, खुद को एक्सप्रेस करूंगा, मुझे उसी भाषा में पढ़ना भी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब दैनिक जागरण से फिर मैंने कैसे काम कर लिया। मैंने सच में कोई इंग्लिश एडिटोरियल्स नहीं पढ़े हैं, कोई इंग्लिश आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं, सबका मेरा दैनिक जागरण, जनसत्ता, भास्कर, इन सब के आर्टिकल से हो गया। सो आपको अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो उसका एक अच्छा तरीका है जो मैंने भी फॉलो किया था, कि ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ आता है, इवनिंग न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़, 15-15 मिनट का होता है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनमें से कोई एक तो सुनो। जैसे अभी शाम में आपकी क्लासेस है तो आप अभी नहीं सुन सकते हो। वैसे ये तो अब न्यूज़ ऑन एयर का जो ऑफिशियल ऐप है उस पर उपलब्ध हमेशा रहता है, या दूसरे साइट्स पे भी, तो आप उसको सुनो। या फिर सुबह आता है शायद 8 बजे के आसपास, आप मॉर्निंग न्यूज़ सुन लो 15 मिनट का। उसका फ़ायदा ये होगा, 2 फायदे होंगे। आप पहले तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट है। देखो, सरकार का वो पोर्टल है, सरकार का सोर्स है, तो उससे पता चलता है कि सरकार का विजन क्या है, और उससे ये भी पता चलता है कि इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या क्या है। बिकॉज आप हिंदू पढ़ो या हिंदुस्तान पढ़ो, दोनों में पूरा का पूरा पेज काम का नहीं रहता है, कुछ ही पेजेस काम के होते हैं और कुछ ही टॉपिक्स काम के होते हैं। सो जब आप न्यूज़ ऑन एयर सुन लोगे, इवनिंग न्यूज़ या मॉर्निंग न्यूज़, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सेकेंडली,
चूंकि वो गवर्नमेंट का सोर्स है तो उसमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा। और उसके बाद आप जब हिंदू पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है और कुछ इररिलेवेंट है। फिर मैंने एक बहुत अच्छी काम चोरी की थी, जिसको हमारे भाषा में काम चोरी कहते हैं, आप लोग उसको स्मार्ट स्टडी कहते हो। उसमें क्या था कि मैं दैनिक जागरण का पेज नंबर 1 पढ़ता था, हेडलाइंस पढ़ता था, उसके बाद हेडलाइन में जो इंपॉर्टेंट रहता था उसको मैं पढ़ता था, पेज नंबर 2 छोड़ देता था, बिकॉज उसमें दिल्ली एनसीआर के बारे रहता था, वही पोल्यूशन, वही श्रद्धा वालकर केस और वही सारी बातें होते रहती थी, जिसका हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही कोई रेलिवेंस है। फिर मैं पेज नंबर 3 पढ़ता था, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे। फिर मैं सीधा पेज नंबर 10 पढ़ता था, जो बिजनेस इकॉनमी से रिलेटेड होता था। और फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ता था। तो हिंदू में भी आप आइडेंटिफाई करो कि किन पेजेस में घटनाएं आपके काम की होती है। आई एम डैम श्योर कि 15-17 पेज की अगर होगा हिंदू, तो उसमें से 4-5-7 पेजेस ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप उसको पढ़ो, बाकी को छोड़ दो, बिकॉज आप ये बोझ लेकर के चलोगे मुझे सारा पढ़ना है, तो यू विल एंड अप स्टडिंग नथिंग, बिकॉज रिवीजन भी तो लास्ट में करना है। आप नोट्स बनाओगे और क्या क्या करोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्लीज लिसन दैट न्यूज़ ऑन एयर का मॉर्निंग न्यूज़ या इवनिंग न्यूज़, और फिर हिंदू पढ़ो, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रेलिवेंट फॉर यूपीएससी। और कुछ पेजेस हटा दो, एडिटोरियल फिर उसको पढ़ लो, बट प्लीज़ एडिटोरियल अच्छे से पढ़ो। सर जैसा कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, जीएस है, फाउंडेशन, फिर उधर से यूपी ऑप्शनल भी है, तो कैसे मैनेज किया था सर आपने? मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि मेरा ये क्लियर हो गया था क्लास 10th के बाद है कि मुझे यूपीएससी में जाना है। स्पष्ट कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं और उसके पीछे अलग अलग बैकग्राउंड है। मेरी कहानी ये थी कि मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था। हंसना नहीं है, मैंने 3 बार सीसेट क्वालिफाई किया सिर्फ मैथ्स के बेस पे, और लास्ट टाइम में आई गॉट 98 मार्क्स। आई अटेम्प्टेड 50 आउट ऑफ 53, जिसमें मेरे 45 सही हुए, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग। आज तक मैंने कॉम्प्रिहेंशन टच नहीं किया है। ये बताने का उद्देश्य ये था कि मेरा मैथ्स खराब था, इसके बावजूद मैंने काम किया मैथ्स पे और मैथ्स मेरा बहुत अच्छा हो गया। पहली बात तो 10th में मेरा मैथ्स खराब था, तो मुझे लगा एसएससी नहीं होगा, बैंकिंग नहीं होगा, इंजीनियर, अगेन क्या ही बोलूँ फिर मेडिकल में आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, तो उसमें ग्राफ्स इतने छोटे छोटे डायग्राम्स, और मैं अगर सर्जरी करने जाऊं तो पता चला कि किसी का काटना कुछ है, मैं काट कुछ और दिया। सो बेटर कि इन चीज़ों के बारे में सोचो ही नहीं, तो बचता है फिर क्या। तो उस समय मुझे पता चला कि यूपीएससी में मैथ्स का रोल बहुत कम होता है, मुझे नहीं पता था सीसेट भी होता है। तो मैंने सोचा ये ठीक है। फिर मैंने 12th में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने 12th इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि वो 12th के एग्जाम में मेरे को तो पास करना ही है। अच्छा, मैंने कभी टॉप करने के लिए पढ़ाई नहीं करी, वो टॉप गलती से होता गया। 10th में आई वॉज स्कूल टॉपर, 12th में आई वॉज स्कूल टॉपर एंड वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बट उद्देश्य ये था कि मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ाई करनी है। तो उसी समय से मैंने अपना दिमाग क्लियर कर रखा था। ग्रेजुएशन में अगेन वही तैयार करना है यूपीएससी। तो जब आप इस सोच के साथ पढ़ते हो ना, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होते जाती है, बिकॉज आपकी 10th 11th 12th ग्रेजुएशन सब बुनियाद रखते जाता है। तो ये मेरे साथ एक अच्छी बात हुई। अब जब मैंने ग्रेजुएशन 2021 में पूरा किया, तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 21 में दिया विदाउट प्रेपरेशन, और फॉर्चुनेटली नहीं कह सकते, एक्सीडेंटली प्रीलिम्स हो गया, और जो होना चाहिए था मेंस नहीं हुआ। फिर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में अगेन एक्सीडेंटली, इस बार प्री हुआ ही नहीं, बिकॉज होना चाहिए था। तो यहाँ इस पूरे अवधि में मैंने क्या किया कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो मैं ज्योग्राफी के बुक को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरी ज्योग्राफी मैं पूरा पढ़ ना लूँ। कुछ लोगों का ये होता है कि 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ते, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ते, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ते। ये स्ट्रैटेजी मेरे ऊपर ठीक से मुझे ठीक नहीं लगता है। सबका अपना अपना हो सकता है। मुझे ये लगता है कि मैं जब 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे हिस्ट्री, तो लिंक टूट रहा है आपस में। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वैसे सही है, बट वो ज़्यादा सही तब होता है जब सारे सब्जेक्ट्स के बारे आपको एक लिंक्ड वाइज आइडिया हो।
सो मैं एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ता था और कोशिश करता था जितना जल्दी वो हो सके समझ करके खत्म करना, निपटाना नहीं है, बिकॉज आप निपटाने जाओगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट अंततः आपको निपटा देगा। सो बेटर कि आप उसको थोड़ा टाइम दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कुछ इंजीनियर हो, कुछ थोड़े जीनियस टाइप के हो, तो मुझे लगता है स्पेक्ट्रम, जैसे वैसे तो जरूरत नहीं होता है स्पेक्ट्रम पढ़ने का, सर के नोट्स इनफ होते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ा, मेरे पास बुक भी नहीं है स्पेक्ट्रम, मैंने देखा भी नहीं आज तक। तो क्या एग्जाम्पल है, लक्ष्मीकांत, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, 10 दिनों में खत्म करे लक्ष्मीकांत, और वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का वीडियो है वो। तो आप अगर जो थोड़े इंजीनियर वाले होंगे, इंजीनियरिंग वाले या जीनियस टाइप के, वो सोचेंगे ये कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिलीव में मैंने 2 महीने में ख़त्म किया था, बट उस 2 महीने में जो मैंने ख़त्म किया है वो मेरे साथ आज भी है। मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ा, ध्यान से समझा। तो मैं आपको से रिक्वेस्ट इवन करूँगा कि आप एक सब्जेक्ट को अगर ले सकते तो एक बार में लो, उसके बिटवीन द लाइंस को समझने की कोशिश करो, उसके बाद जाओ। हो सकता है कि आपकी तैयारी 1 साल में पूरी ना हो, 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा एट मैक्स, हो जाता है। और बट 2 साल के बाद आपकी तैयारी इतनी पुख्ता हो जाएगी कि व्हेन यू विल स्टार्ट appearing in the examination, you will be confident enough to clear the examination. Similarly, बहुत ज़्यादा फिर आगे नहीं पढ़ना होता है। मतलब मैंने जो अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट था वो 2021 से 22 और 23 के बीच डाला, जबकि सिलेक्शन मेरा 2024 वाले में हुआ। अजीब विडम्बना है, बट इसका रीज़न यही रहा कि मैंने 21-22 में जो एफर्ट डाला था वो बहुत ईमानदारी से डाला था। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक एक करके अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अदरवाइज ठीक है 2 घंटे हिस्ट्री 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ो, बट बिटवीन द लाइंस को करो और थोड़ा टाइम लगेगा। एक मीर तकी मीर का बहुत प्यारा सा शेर है कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब कदमों में कुछ थकान रहे। सो तुरंत नहीं भागना है, मैराथन वैसे भी धीरे धीरे दौड़ा जाता है, स्प्रिंटर लोग तेज भागते हैं, और यूपीएससी स्प्रिंट नहीं मैराथन है। कि लोग कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं, बीच में क्लास गैप करते हैं। इसके बारे में तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी ट्रेनिंग कल तक थी, आज सैटरडे है, कल संडे, परसों से फिर है। परसों मेरा इंटरव्यू है। आमतौर पे मुझे सजेस्ट मेरे फ्रेंड्स के द्वारा किया गया, मेरे बैचमेट्स के द्वारा, कि जाना 3 दिन में मेडिकल पूरा हो जाएगा, इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, 3 और दिन का बहाना बना लेना यहाँ पे कि सर एक्सटेंड हो गया मेडिकल, थोड़ा और दिन लगेगा, वहाँ चिल करना, पढ़ाई कुछ करना नहीं है। बट ये उनका रिकमेंडेशन था जिसको मैंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। रीज़न कि मुझे पता है कि 19, 20 और 21 को जो पढ़ाया जाएगा उसको मैं छोड़ दूंगा, और वो अगर छोड़ दूंगा तो 21, 19, 20, 21 तो मेरा जाएगा ही, बट 22, 23, 24 को भी जो मैं पढ़ूंगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज कुछ नहीं समझ में आएगा। इट मीन्स कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये लग रहा है कि आप सीधा बिना अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू के मॉडल को समझे हुए, बिना मोहम्मद बिन तुगलक के एफर्ट को समझे हुए, शेर शाह सूरी के समझे हुए बिना अकबर को समझ जाओगे तो ठीक है, समझ जाओगे, पर उतने अच्छे से नहीं समझोगे। बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह का एफर्ट किया था वो एक स्तंभ पे टिका हुआ था, एक पिलर पे, कि स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाना है। उसको एक स्टेप और मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाया कि सिर्फ रेवेन्यू को नहीं बढ़ाना है बल्कि किसानों के आय को भी बढ़ाना, इसलिए उसने दीवानी कोह की स्थापना की और उनको तकाबी ऋण बांटा। उसका एक स्टेप आगे से ईर्षा सूर्य गए और फिर उसको पूर्ण रूप देने का प्रयास अकबर के द्वारा किया गया। तो आप क्लास जब छोड़ दोगे तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा, और ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो देखने में लगता है सिर्फ एक ही लाइन का तो ज्ञान है, बट अल्टीमेटली मेंस के जब आंसर आप लिखते हो तो ये एक लाइन का ज्ञान आपको 2, 4, 5 नंबर बढ़ा सकता है। और इवन इस तरह के कनेक्टिविटी हर क्वेश्चन में आपके 1-1 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और 1-1 मार्क का मतलब होता है 19 मार्क। 19 मार्क्स मीन्स मेरे 17 नंबर ज़्यादा होते तो मैं आईएएस होता, अभी मुझे इंटरव्यू देना नहीं पड़ता। रिवीजन का क्या approach है? मतलब हिस्ट्री में
तो इधर लिंक है तो समझ में आता है, बट जीएस में प्रॉब्लम होती है। मेरा पहले रिवीजन का क्या अप्रोच था और मैं क्या फॉलो आज भी करता हूँ अगर पढ़ाई करता हूँ तो मैंने मेरी कोशिश होती है मैं आगे भले ही ना बढ़ूं बट पीछे वाले को छोड़ूंगा नहीं। इट मीन्स मेरे पास आज अगर टाइम कम है तो मैं नई चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, बट जो मेरा रिवीजन वाला शेड्यूल है वो ज़रूर पूरा करूंगा। मैंने रिवीजन को इस तरह से बांटा था कि आज मैंने जो पढ़ा है उसको अगले दिन रिवाइज करूंगा, फिर एक सप्ताह के बाद रिवाइज करूंगा, फिर एक महीने के बाद रिवाइज करूंगा, फिर 4-5 महीने के बाद रिवाइज करूंगा, और फिर तो एग्ज़ाम आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप रिवाइज करोगे ही। अब ये देख सुनने में लगता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत अव्यवहारिक सा है, इम्प्रैक्टिकल है, बट मैंने ऐसा किया है। एंड बिलीव में सिर्फ मैंने नहीं, अगर 1030 लोग सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से 800 लोग ऐसा ही करते हैं, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते हैं। बिलीव में मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को 20 बार से ज़्यादा रिवाइज किया है 4 अटेम्प्ट्स के दौरान। सॉरी, इस बार मैंने 5वां अटेम्प्ट दिया है 5 अटेम्प्ट्स में, और जो 298 मार्क्स आए हैं इट इज़ जस्ट बिकॉज कि तब तक मैंने 20-22 बार रिवाइज कर लिया था और सर की लाइनें मेरे दिमाग में चिपक सी गई थी, तो मैं अपना कुछ दिमाग नहीं लगाता था। वैसे भी मेरा एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब आपके साथ आपके बड़े हों, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो मुंह यानी जुबान और दिमाग उनको चलाने का मौका दो, आप चिल करो, रेस्ट करो। तो सर क्योंकि मेरे से बहुत सीनियर है, एक्सपीरियंसड है, बुद्धिमान है, तो मैं अपना दिमाग क्यों चलाऊं, सर की बात को क्यों ना चिपका के आऊं। तो ये रिवीजन से हुआ। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी एक दिन बाद, एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद, 3-4 महीने बाद उसको रिवाइज करो। एंड बिलीव में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अल्टीमेटली इट विल पे यू। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में आता है, तुमसे जानने का मौका नहीं, अभी हमको ध्यान में आया। जैसे हिस्ट्री में तो कनेक्टिविटी तुम्हारी ऑलरेडी बन गई थी, हमको तो याद था कि जब पहली बार तुम मिले थे बोले कि भाई नेपोलियन का भूत यूरोप को सता रहा था, तो मुझे लगा कि तुमने अच्छे ढंग से इसको पिया हुआ है। तो जनरल स्टडीज में क्या इसी पैटर्न पर तुम खुद अपने से कुछ इंटरलिंक किए थे क्या? इन लोगों को मेन प्रॉब्लम जनरल स्टडीज में, ये लोग कहीं कहीं और कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं और हर जगह डिसजंक्शन पढ़ाया जाता है, तो कनेक्टिविटी नहीं बनती है, इसलिए इन लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो क्या जीएस में तुमने खुद से कनेक्टिविटी बना लिया था जीएस? इनफैक्ट जीएस जो था इसमें मैंने कोशिश पहले ये मेरी थी कि मुझे बेसिक्स पता हो, और एक बार बेसिक, और जैसा मैंने बोला बिटवीन द लाइंस को पढ़ो और थोड़ा धीरे पढ़ो, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो नहीं होता है कि दौड़ करके भाग जाओ और जीत जाओगे। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो ना तो ऑब्वियसली लिंक बनाने लगते हो। आप सोचो थोड़ा सा, सर एक बात कहते थिंकिंग क्रिएचर बनने के लिए, डू यू रिमेंबर? कितने लोग हो थिंकिंग क्रिएचर? ओ ओ भाई, कब दे रही हो एग्जाम? नाम क्या है? आर्या? कहाँ से हो? हाँ, मैंने ये नाम मैं याद रखूंगा, 29 वाले लिस्ट में चेक करूंगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी ये कोशिशें बिल्कुल सफल हो, इच्छा पूरी हो। बट इसमें क्या है कि थिंकिंग क्रिएचर का मतलब क्या है कि बैठे रहो। मतलब मैं क्या करता था, मैं ब्रश करता हूँ 10-15 मिनट मेरे को लगता है आराम से। हाँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने जो पढ़ा है उसको सोचूंगा, एक तो रिवाइज करूंगा, दूसरा दूसरा उसको दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा हूँ, तो इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं, 5 में मान लेते एक कोई भी सैलरी। अब सैलरी को मैं अलग अलग तरीके से देखता हूँ। सैलरी मतलब क्या, सर को अपने कोचिंग सर दूसरे टीचर्स को दे रहे होंगे वो सैलरी है क्या? रिक्शा चलाने वाले को जो पैसा मिलता है वो भी सैलरी है क्या? आप अपने दिमाग में क्वेश्चन करो। अब मैं ये कर रहा हूँ, अब जीएस में करो। जीएस में क्या है, जैसे आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस अगर लंबी रही या इसी तरह से रही तो ये ठंड का जो समय है थोड़ा और लंबा होगा। अब आप सोचो इसको कि कैसे हो सकता है भाई। तो ये जब सोचोगे तो ये होगा कि पहले वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या ये तो पता हो, और उसके बाद इसको कनेक्ट करो। देखो आप ज्योग्राफी के एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम उसको करंट अफेयर से भी तो कनेक्ट कर रहे हो ना कि अभी क्या चल रहा है। और इस चीज को आप एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर सकते हो जो इकोनॉमी का एक पार्ट हो जाता है। तो सोचना पड़ेगा, आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस धीरे धीरे पढ़ना है,
सोचना है, और सोचने के दौरान 360 डिग्री का व्यू आपके पास होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में मैंने एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से सुना है कि आपके पास 5 वैल्यूज होने चाहिए, 5 गुण होने चाहिए बेसिकली। फर्स्ट, यू शुड हैव इंटेग्रिटी। सेकंड, एम्पैथी। थर्ड, लीडरशिप। फोर्थ, कम्युनिकेशन स्किल। एंड फिफ्थ, जिसको मैं अभी फिफ्थ रख रहा हूँ बट पांचों अपने आप में बराबर इंपॉर्टेंट है, दैट इज 360 डिग्री व्यू। तो 360 व्यू का मतलब है कि ये एक माइक है, इसके बारे आप अलग अलग एंगल से बोल सको, सोच सको। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ, पॉलिटिकल अप्रोच के साथ, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरी, जो भी एंगल से सबके साथ आप सोच सको। तो प्लीज़ सोचा करो और इसे डेवलप हो जाता है। और जो बिल्कुल जम्बल्ड अप करके पढ़ते हो, जो मैंने बोला 2 घंटा ये पढ़ना 2 घंटा वो पढ़ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर दिक्कत आ रही है तो आप एटलीस्ट 1 सप्ताह तक ट्राई करो कि एक बार में एक टॉपिक पढ़ा जाए। हाँ, अगर 2 जगह कोचिंग ले रहे हैं तो ये कर सकते हो कि मान लो आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के लिए कुछ समय आरक्षित कर दो कि मुझे आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी देना है वो मैं दूंगी। बाकी के सब्जेक्ट्स में एक खास सब्जेक्ट को ही पढ़ूंगी बाकी के पीरियड में। यू कैन डू दिस थिंग एंड देन यू कैन ट्राई टू रिलेट इट। थैंक यू। ये कि अगर हमने कोई जीएस सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है तो उस केस में कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे कवर करें करंट अफेयर्स में जो उसे बताओ। और दूसरा ये कि न्यूज़पेपर से क्या आपने नोट्स में मेंशन करे, कंसीडरिंग ये कि मंथली मैगजीन में वो चीज़ें आ रही तो फिर हम क्या खुद से एक्सट्रैक्ट करें न्यूज़पेपर से अपने नोट्स में। जहाँ तक बात, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। यू नो कि मैगजीन में वो सारी बातें आती हैं जो न्यूज़पेपर का हम लोग नोट डाउन करते हैं। अगर ऐसा है, आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा मैगजीन पढ़ रहे हो। अगर ऐसा है तो आई वुड रिकमेंड कि बेकार है फिर नोट डाउन करना, रेपिटेशन हो रहा है ना, आपका टाइम भी जा रहा है। एट द सेम टाइम ऐसे किसी भी कंटेंट का कोई फायदा नहीं है जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और बिलीव में, आप नोट डाउन अब सारे चीज़ों को करोगे न्यूज़पेपर का तो इतना मोटा रजिस्टर बनेगा, सोचोगे कि उसको एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज कर लेंगे, पर बिलीव में यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज। बेकार है फिर। न्यूज़पेपर बेसिकली आप इसको कहते हैं करंट अफेयर। करंट वो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है ना, एक फ्लो में चलता रहता है। तो आपको उस फ्लो के साथ जुड़े रहना है बेसिकली, और इत्मीनान से पढ़ना है ताकि दिमाग में वो लेयर्स बनता जाए। और इससे पहले मैंने आपको पहले बोला था कि आप न्यूज़ सुनो, रेडियो न्यूज़, डीडी न्यूज़, जो भी, पर ऑथेंटिक न्यूज़। ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स नहीं सुनना है जिसमें शोर मच रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी न्यूज़ चल रहा है, एक ही न्यूज़ दिन भर चलता रहता है, वो नहीं। जो गवर्नमेंट न्यूज़ है, आपको इसमें लग सकता है कि गवर्नमेंट न्यूज़ यार गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हो गया है, ऐसा लग सकता है, ये हर देश में होता है, इट्स ओके। इवेंचुअली आपको भी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ही बनना है। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप सरकार के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते हो। और दूसरी बात है कि यूपीएससी जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है, वो वैसे ही क्वेश्चंस को पूछेगी और उसी तरह का आंसर एक्सपेक्ट करेगी जो गवर्नमेंट का स्टैंड है। हाँ, थोड़ा एनालिटिकल होगा, आप अपना पक्ष रख सकते हो, बट मोर और लेस आपको गवर्नमेंट के स्टैंड के साथ जाना होगा। दूसरी बात कि वो जो भी न्यूज़ है एटलीस्ट ये रहेगा कि उसमें सारी चीज़ें ऑथेंटिक रहेंगी, झूठी खबरें नहीं रहेगी। और यूपीएससी के एग्जाम्स में ऑथेंटिक आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज अगर 4.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, न्यूज़ पढ़े हो आप लोग? आज का पेपर कौन कौन पढ़ा है? बताओ बेरोजगारी दर क्या है भारत में? क्या? अच्छा, मैंने पूछा इसलिए आज का नहीं पढ़ा। कोई नहीं पढ़ा है? कोई तो होगा इसमें भाई, कैसे होगा फिर? आज अब अच्छा, मैंने अभी तो बोला 4.8%, अरे मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मैंने तो पढ़ा होगा, विश्वास कर सकते हो। सो तो अगर उसमें लिखा है 4.8%, तो आप ऐसा नहीं एग्जाम में जाके 6.8% लिख दोगे। हो सकता है कि कुछ न्यूज चैनल्स 6.8 आपको बता दें,
प्राइवेट लेकिन बताएंगे, गवर्नमेंट वाले हमेशा ऑथेंटिक बातें बताएंगे। सो आप उसको एक बार सुन लो, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फिर हो सकता है दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, ये टीचर्स क्लास में बता रहे होंगे, और फिर लास्टली आप मैगजीन पढ़ोगे। जब 4 लेयर्स हो जाते हैं, आप 4 बार पढ़ते हो चीज़ों को, तो बहुत स्वाभाविक है कि दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं, और फिर लास्टली आप मैगजीन को रिवाइज कर सकते हो। तो नोट्स मत बनाओ, इससे काम चल जाता है रिवीजन से, और इतने बार लेयर्स रिवीजन से और मैगजीन से। हाँ, आर्टिकल्स ओपिनियन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आर्टिकल्स से आप बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बट वो भी बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत कंसाइज होना चाहिए, और नोट्स ऐसे लिखो कि बस आपको समझ में आए, बाकी कितना भी बुद्धिमान और विद्वान इंसान हो उसको समझ में ना आए। मतलब जैसे मैं छत्तीसगढ़ अगर मुझे लिखना हो, मैं 36 गढ़ लिखूंगा, ऐसा सबको ही करते हैं। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल था, इसलिए आई गिव दिस, क्योंकि आप ऐसे करके अपना टाइम बचा सकते हो और स्पेस बचा सकते हो, जिसको बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो अदर एक्टिविटीज में और रिवीजन में। दूसरी बात की, पहला था क्वेश्चन आपका कि करंट अफेयर को कैसे समझे अगर हमने जीएस को कवर नहीं किया है। आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, बट इवन आई वुड रिक्वेस्ट और सजेस्ट कीप रीडिंग न्यूज़पेपर। धीरे धीरे जीएस हो जाएगा, और अगर शुरू करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ इकॉनमी। मतलब वैसे तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू करो, हिस्ट्री पढ़ो और आगे बढ़ो, बट इकॉनमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक आप कंसेप्ट ले सकते हो, पर बेसिक्स जान सकते हो। और बेसिक के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है, और मुझे विश्वास है आप लोग को एनसीईआरटी पहले पढ़ाया गया होगा या आप लोग पढ़े होंगे। तो जब एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो कुछ और दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, इतने से काम हो जाता है। बट पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमिक्स को थोड़ा ध्यान देना है शुरू में। थैंक्स लॉट। सब्जेक्ट का स्टार्ट करें, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मेरा क्या रहता है कि जो जीएस के 4-5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनको मैं सबसे पहले पढ़ूंगा भी, सबसे पहले रिवाइज भी करूंगा, और सबसे ज़्यादा ध्यान भी दूंगा, बिकॉज प्री में इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स से 60-65 क्वेश्चन आ जाते हैं, 60 और 65, और इसमें इन्वायरमेंट मिला दो तो 75 आ जाते हैं। कट ऑफ मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का, अब तो वो भी घट के 44-45 क्वेश्चन हो चुके हैं। दूसरी बात, जीएस आप मेंस में देखो तो मेंस का पेपर 1 और पेपर 1 ज्योग्राफी, हिस्ट्री मोर और लेस होता है, बाकी छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट ये हो गया। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जीएस पेपर 2 में आ जाता है। इकोनॉमी पेपर 3 का बहुत बड़ा चंक रखता है, एंड इथिक्स इंटीग्रिटी वो पेपर 4 बिल्कुल अलग होता है। तो आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो, मतलब आप मेंस और प्री दोनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हो। एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट इंटरव्यू में भी वो आपके डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। करंट अफेयर पे जब जाते हैं तो वही इकोनॉमी, वही आईआर, वही थोड़ा बहुत पॉलिटी, उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछता है किसी और टॉपिक पे ज़्यादातर समय। तो मैं कहूँगा कि इन चारों को पहले प्रिपेयर करो और अच्छे से करो। उसके बाद आप अपने स्ट्रेंथ को देखो, क्या साइंस एंड टेक में आप कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं था, उसको नहीं पढ़ता था। अरे 45 क्वेश्चन ही सही करना है ना, मुझे क्यों 100 के चक्कर में पढ़ना है। यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड। एक मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा दिमाग कितना क्लियर इस मामले में है। मैं अभी हिमालयन स्टडी टूर पे था कुछ समय पहले, वहां मैं गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वी हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्विक जंप एंड जिप लाइन। तो क्विक जंप में क्या होता है कि आपको ऊपर से कूदना होता है, ऑलमोस्ट 30 मीटर की ऊंचाई होगी, 25-30 मीटर। हम लोग 4 लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम कूदेंगे। शुरू के 3 गए, उनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने अंग्रेजी में बोला सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीट। अब मैं हिंदी का स्टूडेंट, मुझे कोल्ड फीट समझ में नहीं आया बट इतना समझ में आ गया ये डर रहे हैं। फिर ट्रेनर ने उनको धक्के मार करके भगाया। मैं गया, मैं एक बार भी नहीं कांपा, सीधा कूद गया। अब नीचे से मेरे से पूछ रहा है, रवि हाउ कुड यू डू दिस। मैंने बोला मेरी दृष्टि अस्पष्ट है पर दृष्टिकोण स्पष्ट है।
दृष्टि अस्पष्ट है मीन्स सामने दिख ही नहीं रहा है कि आगे कितनी गहराई है, क्यों टेंशन लेना। पर दृष्टिकोण इतना अस्पष्ट था कि मैंने 400 रुपए दिए हैं, इसको तो बर्बाद नहीं कर सकता। प्रीलिम्स में 100 में 100 आपको बनाना नहीं है, 45 में पास हो जाओगे। क्यों उस सब्जेक्ट के पीछे ज्यादा परेशान होना जिसका रोल थोड़ा कम है। तो अगर आप साइंस में कंफर्टेबल नहीं हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी मत छोड़ देना कि कुछ ना हो। इतना बताने के लिए तो सामने वाले को बोलना पड़ता है ना कि साइंस टेक भी मैंने पढ़ा है, तभी वो खौफ ज्यादा होता है। और मेंस में भी देखो साइंस टेक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एटमैक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर 30 नंबर का आता है। तो ऐसे स्मार्ट स्टडी करना है, जिसको हम लोग जुगाड़ कहते हैं अपनी भाषा में। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।